हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें, खासतौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरें पिछले तकरीबन 9 महीने से लगातार पहुंचा रहा है। खबरों की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात। मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है उससे बच करके आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आ रही है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि नज़दीक तरीन सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो इजरायली मीडिया हो, ईरान का मीडिया हो, लेबनान का या यमन का। और इस बीच में कुछ और दूसरे मुल्कों के एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आप तक पहुंचाते रहते हैं, इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी और उनके कुछ लिखे हुए राइटअप्स के ज़रिए। अब इस वक्त जंग की सूरत हाल बहुत बदल गई है। बदल इस तरह से गई है कि इजराइल के एक हार्डलाइन मिनिस्टर हैं, बेजलेल स्मोट्रिच। उन्होंने 2 दिन पहले वहां की पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, वहां याह्या सिनवर का एक पोस्टर, जीत के जश्न का पोस्टर बताते हुए वो दिखाया है। अब हालत ये हो गई है कि अब इजरायली मिनिस्टर जो सीज फायर की मुखालिफत करते हुए हमास का पोस्टर उठाता है और ये कहता है नेतन्याहू को इस तरह से जश्न मनाया जाएगा। यहां तक बात पहुंच गई। उधर अमेरिका में इलेक्शन है। इलेक्शन के बीच में कभी हथियार देंगे, कभी नहीं देंगे, इस सब के बीच में वहां की कैंपेन चल रही है। इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर हैं। वहां यूक्रेन जंग के सिलसिले में उन्होंने कुछ बातें की हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। इन सारे वाकयात पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो एक लंबे अरसे तक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो काम किया ही है, एक विदेशी पत्रकार के तौर पर भी कई मुल्कों में काम किया है, कई जंगें कवर की हैं। इस इलाके को वो अच्छी तरह से जानते हैं। इजराइल फिलिस्तीन, जिसे ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहा जाता है, कई मुल्क उसको मुल्क के तौर पर इजराइल को कबूल नहीं करते, वो आज भी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहते हैं। उस पर उसके सिलसिले में भी वो वहां कई बार गए हैं, अपनी पर्सनल मुलाकातें, जर्नलिस्ट के तौर पर मुलाकातें और चीजें देखी हैं। वहां पर क्या कुछ होता है, वहां के लोगों के नजरियात क्या हैं, साइकोलॉजी क्या है और इस वक्त जंग के हालात क्या हैं, उस पर भी वो नजर रखे हुए हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपने भी कई जंगें कवर की हैं, इस जंग को आप किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? अब ऐसा लग रहा है नेतन्याहू ऊंची आवाज से कुछ भी नहीं कह पा रहे, उनका शायद गला बैठ गया, वो कह नहीं पाते जो कुछ कह रहे थे। पूरी तरह से हमास को तबाह करने का उनका इरादा था, लेकिन अब वो बाकायदा फिर से अपने खुफिया डिपार्टमेंट्स के सरबराहों को बातचीत करने के लिए कभी दोहा भेज रहे हैं, कभी कायरो भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है अब क्या कुछ चल रहा होगा नेतन्याहू के दिमाग में? कहां पहुंचेंगे? चले थे कहां के लिए, पहुंच गए कहां? क्या कुछ आपकी नजर में? उनके दिमाग में वही फैल रहा होगा जो किसी भी कमांडर के दिमाग में होता है जब वो एक तरीके से लड़ाई की दलदल में धंस जाता है, ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे बढ़ पाता है। ये बोनापार्टे ने मॉस्को को एक तरीके से डिफीट करने की कोशिश की थी, बर्फ में फंस गया और आखिरकार वहां से उसको भागना ही पड़ा वापिस अपने घर। हिटलर भी फंस चुका, उसके जनरल भी फंस चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में। जापान भी वहां पे राजा के लिए मौत को कबूल करना एक रिवाज था। बावजूद उसके जब वो फंस गया तो उसको वापस कैसे आए, ऑनरेबल एक्सेप्टेंस अपने डिफीट का कैसे करे। नेतन्याहू अब किसी भी हालत में ये तो नहीं कह सकते कि हम गाजा के ऊपर इजरायली झंडा हर जगह फैला देंगे, हमास का नामो निशान मिटा देंगे। तो इसमें मैं जो व्हाइट हाउस का
बयान है, उनके एक्सपर्ट्स का जो बयान है, जो कि उन्होंने अभी हाल ही में बोला है 2 दिन पहले, कि आप लोग इज़राइल क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहा है, उस पे ना जाइए। आप एक तरीके से हमास जो कह रहा है, उस पर भी नहीं जाइए। जो सीक्रेट में हो रहा है, वहां पर बात आगे बढ़ रही है। आज नहीं तो कल सीज फायर की तरफ, एक्सचेंज की तरफ, दोनों तरफ से जो उनके पास एक दूसरे के लोग उन्होंने कब्जे में किए हुए। मेरा ख्याल है जो भी अक्लमंद आदमी आज की तारीख में, वो इस बात के ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा है। अमेरिका भी कभी कहता है हम आगे 2000 किलोग्राम के जो बॉम्ब हैं, जिनसे हजारों लोग एक ही बारी में मर सकते हैं, वो नहीं देंगे। दूसरी तरफ कह रहा है कि हम हमारी इजराइल की मदद जारी रहेगी। तो मैं उसमें जो कह रहे हैं कि आप ना नेतन्याहू की बात सुनिए, ना हमास की बात सुनिए, उसमें मैं ऐड करता हूं, ना आप अमेरिकन पेंटागन की बात सुनिए। बावजूद इन तीनों बातों को अनसुनी करके एक बात साफ है कि कल तो सीज फायर नहीं होने वाली है, मगर सीज फायर परसों तरसों, अभी शायद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मेरे को दुख है जो हम लोग, हम में, मैं अपने आप को भी कबूल कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जो मॉस्को में कह रहे हैं कि यूक्रेन में बच्चे मर गए, मेरा दिल, मेरा कलेजा फट गया, दिल को बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 7,000 बच्चे, जो 35,000 से ज्यादा लोग मरे हैं गाजा में इसराइल की बॉम्बिंग से, इसराइल के रॉकेट से, उसमें 7,000 बच्चे थे, छोटे बच्चे जो अभी भी पैदा हुए थे अस्पताल पे, डिलीवरी वार्ड में थे, और बड़े बच्चे जो स्कूल्स का जब बॉम्बिंग हुआ, अस्पताल का जब बॉम्बिंग हुआ, घरों की जब बॉम्बिंग हुई, उसमें मरे। दिल तो तब भी दहलना चाहिए ना। और ये दिल दहलना, ये जिगर का टुकड़े टुकड़े हो जाना, दुनिया के सर्व लीडर्स को सोचना चाहिए इसमें। इंग्लिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और जो पॉलिसीज है यूरोप की तरफ, वो कंजर्वेटिव से बहुत अलग थी, और इस वक्त ये जीते। इनकी बीवी यहूदी है, और कोई उसमें बात नहीं है, बहुत यहूदी इसके लिए तैयार है। मगर इन्होंने जो इजराइल को एकदम समर्थन दिया, जिसकी वजह से इनके नए फॉरेन मिनिस्टर ने कहना पड़ा कि नहीं, हम शांति चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं। इनके नए फॉरेन मिनिस्टर काले आदमी है, ब्लैक है, और शायद उनकी पर्सनल पॉलिसीज भी, और उनकी जो पर्सनल हमदर्दी है, शायद बाकी जो लोग हैं जो सताए जाते हैं उनके साथ होके, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरा ख्याल है कि जैसे अभी नॉर्वे के लोग, स्वीडन के लोग, डेनमार्क के लोग, आपने कहा था कि कई लोग पैलेस्टीन को देश नहीं मानना मांगते हैं, मगर उनकी संख्या बढ़ रही है कि उसको देश मानना मांगते हैं। अभी हमने कई दिनों से इंटरनेशनल कोर्ट में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं हुई है, मगर वहां पर भी जो लोग साथ हैं, जो इसराइल को वॉर क्रिमिनल करार देना चाहते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि हम लोग सुन नहीं रहे, क्योंकि मीडिया नहीं सुना रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आवाजें नहीं आ रही है। आपके जैसे चैनल्स दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी आपके देश में जैसे चैनल्स हैं, हिंदुस्तान में भी आप खुद हैं, और आपके अलावा और चैनल्स हैं, वो हमदर्दी रख रहे हैं, वो सही बात बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। बात अब कुछ देर पहले आई थी, और शायद आपने भी उसको शेयर किया था, कि एक बात उठ रही है कि एक बॉर्डर में, इजिप्ट में, एक अंडरग्राउंड वॉल बनाई जाए, ताकि पैलेस्टीनियन सुरंगें ना बना पाए। अब ये तो समुद्र में तो वॉल नहीं बना सकते ना, समुद्र में तो आप वॉल नहीं बना सकते। बहुत
रास्ते हैं जिनका अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए दर्द है, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और हमास के जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस जो पैलेस्टीन के लिए काम करते हैं या फ्यूचर में करेंगे, वो अपना रास्ता बना लेंगे। इसमें मेरे जैसे लोगों को कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने ये फिलिस्तीनियों का जिगर, उनकी हिम्मत 84 से 82 से हम लोग देखते आ रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 2 जनरेशंस आ चुकी हैं। मैं जवान था, अब मैं 76 साल का हो गया हूँ। देख रहा हूँ उनके जो उन दिनों के लीडर थे, सब अल्लाह को कबूल हो चुके हैं। ये एक पूरी कौम का जो मुर्दा है, उनकी हिम्मत है कि अपने लैंड को हम छोड़ेंगे नहीं। हम इंटरनेशनल रेफ्यूजी बिना जमीन के नहीं रहेंगे। अगर इज़राइल कह सकता है कि उसका राइट ऑफ रिटर्न है, तो फ़लस्तीन उससे ज़्यादा ज़ोर से कह सकता है कि हमारा राइट है इस ज़मीन के ऊपर, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। और मेरा ख्याल है ये 2 राइट्स के बीच में जो एक आ गई है जंग, उसमें जो ओरिजिनल राइट है, वो मेरे हिसाब से फ़िलिस्तीन्स का है। क्योंकि अल्लाह ने खुदा ने जब ये बनाई थी इंसान की कौम, और उसको कहा था कि आप हम हैं, तो उस लिहाज से हर एक का एक एक हक होता है अपनी पैदाइशी जमीन के ऊपर। उसको कैसे कोई छोड़ेगा? और इस मेरा ख्याल है इज़राइल की जो आज की ज़ायनिस्ट सरकार है, उसको ये कबूल करना पड़ेगा कि फिलिस्तीनियों को यहाँ पे जन्मजात हक है। अच्छा जॉन दयाल साहब, एक बात बताइए कि नेतन्याहू एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसमें खुद नेतन्याहू कई बार, अब से पिछले 2 महीने में कम से कम 2-3 बार अपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में खुल करके कह चुके हैं कि वो कैबिनेट की बातें बाहर लीक कर देते हैं, यानी वहां भरोसा नहीं है। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ये कह चुके हैं कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। हमास को खत्म करने की जो बात भी कह रहा है वो इजरायलियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। बेजलेल स्मोट्रिच कह रहे हैं कि आप नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आप जो सीज फायर है वो समझौता ना करो हमास के साथ, नहीं तो ये इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और हमास के खिलाफ आप जंग नहीं जीते हैं, इस हद तक कह रहे हैं। और जब पीस टॉक्स के लिए इनके खुफिया महकमों के सरबराह जाते हैं, तो नेतन्याहू अपने ऑफिस से एक आदमी साथ में भेजते हैं नजर रखने के लिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो जहां इतना आपस में विश्वास की कमी हो, वो सरकार हमास या हिजबुल्लाह या ईरान या उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मुकाबला कैसे कर पाएगी? कितने दिन चलेंगे? आपकी बात से मेरे को एक याद आ रहा है, आजकल एक वो लंबी डॉक्यूमेंट्री है इटली की चांसलरी के लास्ट डेज। उसमें जब उनको समझ में आ जाता है कि जमीन के ऊपर वो कमांड ऑफिस कभी भी बॉम्ब हो सकता है, सोवियत आ रहे हैं, बर्लिन के बॉर्डर पर हैं, तो अंडरग्राउंड के अपने उसमें चले जाते हैं। बॉर्मन उनके साथ हैं, उनके जनरल कुछ वहां पे हैं। तो वहां पे उनके एक तरीके से लास्ट वॉर ब्रीफिंग हो रही होती है, और उसमें जनरल्स बता रहे हैं कि फौजें कहाँ पे आ गई हैं, कहाँ पे डिफीट हो रही है, कहाँ पे सोवियत आर्मीज आ चुकी हैं, कहाँ पे अमेरिकन आर्मीज आ चुकी हैं। तो वो अपने जनरल्स को कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मिल गए हो उनसे, इसको जाके शूट कर दो। खिसियाना एकदम चूहा अपने बिल में फंस जाता है जिस तरीके से। अल्टीमेटली उसका होता है कि 4 दिन बाद अपने सर में वो गोली मार लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अपने वॉर मिनिस्टर पर विश्वास नहीं करता, जो वॉर मिनिस्टर को ट्रेटर कह देता है, उसमें अगर उसमें दम होता, पॉलिटिकल होता, तो कहते वॉर मिनिस्टर आप ट्रेटर बन गए हैं, आपको गोली मार देंगे हम। उसको एकदम निकाल, कैबिनेट से तो इमीडिएटली निकाल देते हैं। और ट्रेटर के माफिक जो कोई भी, हर इंडियन की फौज का भी एक रूल है कि अगर आप ट्रेटर हो रहे हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको कोर्ट मार्शल
किया जाएगा। तो ये इसको अपने जनरल्स, अब इनको अब यह है कि दो इनके पास है कि हम कैसे पॉलिटिकली अपने आप को सेव करें, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी या दोबारा कोई दूसरे किस्म का कोalition फिट किया जहां पे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी आफत आएगी, क्योंकि इन्होंने इजरायलियों को बहुत बड़ी तादाद में इस वॉर में मरवाया है। इन्होंने कई इजरायलीज को हमास ने बंदी बना लिया है। तो जो इन्होंने इनकी वजह से इजराइल में हुआ है, उसके लिए इनको अकाउंट फॉर तो करना ही पड़ेगा। अब ये मांगते हैं ऑनरेबल सीज फायर, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, इजराइल की फौजों के लिए नहीं, ऑनरेबल एग्जिट अपने लिए मांग रहे हैं। ये अपने लिए कह रहे हैं कि आप हमको ये भी गारंटी दीजिए, और ये अनस्पोकन भी है और मेरा ख्याल है स्पोकन भी है, कि मेरे पर पर्सनली कोई तोहमत नहीं आएगी, कोई सजा नहीं होगी, कोई गोली नहीं मारी जाएगी। ये अपना पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सेफ्टी मांग रहे हैं। जो कई जो जनरल्स जब फंस जाते हैं वो ऐसा करते हैं, जब देश की बात अलग है, वहां पे तो ऑनरेबल अब सीज फायर हो ही जाएगी, प्रिजनर्स एक्सचेंज हो जाएगा, मेरा क्या होगा। ये बात उसकी ये फंसी हुई है, और मेरा ख्याल है ये किसी भी इजरायली पॉलिटिशियंस के ऊपर पिछले 76 साल में सन 48 के बाद नहीं आई है। बाकी वहां पर तो क्योंकि वो जीत जाते थे, हीरो बन जाते थे, वॉर मिनिस्टर्स, कमांडर्स हीरो बन जाते थे, प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे वहां से उठे हुए। ऐसा कोई था ही नहीं जो प्राइम मिनिस्टर हो और हार गया हो और उसको खुदकुशी करने की नौबत आ जाए। अच्छा, एक एक दूसरे फ्रंट पे कुछ चीजें हो रही हैं बहुत ही दिलचस्प। हिजबुल्लाह ने दूसरी बार एक वीडियो जारी की है, जो उनके सर्विलेंस जो ड्रोन है हुदहुद, नया ड्रोन उन्होंने इजाद किया है, वो पूरे इजराइल घूम करके आया और सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की निशानदेही उसने की। और अब ये दोबारा उन्होंने एक वीडियो जारी की है, ये बताने के लिए कि हमारी एक्सेस में सब है, हम जहां चाहेंगे हम आपको हिट कर सकते हैं, उस धमकी के जवाब में जो वो कहते हैं कि लेबनान पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के आईआरजीसी के चीफ कह रहे हैं कि हमने पिछली दहाइयों में अमेरिका को कमजोर कर दिया है, अब वो एक छोटा और कमजोर यानी छोटी ताकत हो गई है। तीसरी एक खबर बड़ी दिलचस्प है। हम एक जमाने में, आप हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आमतौर पर छोटे मुल्क ये कहा करते थे जब इल्जाम लगाते थे किसी बड़े मुल्क पर कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल मत दो, मिसाल के तौर पर अमेरिका पर या रूस पर। अब अमेरिका ईरान पर इल्जाम लगा रहा है कि ये प्रो इजराइल जो प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं उसमें ईरान दखल दे रहा है, और ये बहुत गलत है कि हमारे मुल्क में आप दखल दे रहे हैं। तो बात यहां तक आ पहुंची, जो 1990-91 के बाद सोल सुपर पावर अपने आप को कहता था, सुपर पावर कहलाने का शौक था उसे, आज वो कह रहा है कि ईरान हमारे यहां दखल दे रहा है। इस बदली हुई हालत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब यूनिपोलर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर नहीं है कि वॉशिंगटन में, पेंटागन में जो हो रहा है, वहां पे जो कंट्रोल है वही पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। कि यूरोप को भी एक तरीके से उसमें दबना पड़ रहा था, और आज दोबारा सिचुएशन आ गई है कि यूरोप अपना हिस्सा मांग रहा है, अमेरिका की पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करना मांगता है, और रशिया और चाइना और उनके साथ आप कह सकते हैं ईरान, ये तीनों की सरपरस्ती एक दूसरे पे, तीनों की एक दूसरे के साथ जो दोस्ती हुई है दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग। पुतिन बीजिंग गए हैं, नॉर्थ कोरिया गए हैं, ची मॉस्को आए, और मैंने पहले आपके चैनल पर कहा था कि ची का जो मॉस्को में स्वागत हुआ था वैसा पिछले 30 साल में किसी भी फॉरेन डिग्निटरी के साथ नहीं हुआ था।
इतना ज्यादा मिलिट्री परेड्स, कल्चरल परेड्स, प्राइवेट टॉक्स, पब्लिक रिलेशंस का उसका जो था पब्लिक को दिखाने के लिए इस लेवल का था कि यकीन नहीं हो रहा था। तो बात अब ये है कि सोवियत यूनियन मर चुका है, मगर ये जो अलग आप ट्रायड कह सकते हैं, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, अभी इन्होंने अपना खुद का नाम इजाद नहीं किया है, मगर मॉस्को बीजिंग जो एक्सिस है, ये यूएस, नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इससे ज्यादा पावरफुल हो गई है। और इसकी वजह से बाकी जो इनके दोस्त हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे ईरान हो, ये जोर से बोलने की आज हिम्मत इनकी हो गई। हिम्मत नहीं, हिम्मत तो थी बहुत, ईरान का सिविलाइजेशन 2000 साल का है, उनकी मिलिट्री कुवत है अपनी। ये तो इसमें इसमें इजराइल और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर्स नहीं कह सकते कि जिनकी कोई चोट नहीं है, जिनकी कोई मार नहीं है, जिनकी कोई टक्कर का नहीं है। ये बात खत्म हो गई है। और उसके बाद ही से मैं कह रहा था, आप जब बता रहे थे कि हमास का नई टेक्नोलॉजी है, उनका ड्रोन घूम के आ गया, मैं तो मेरे जैसे लोग हमास को जब ही कायल हो गए थे जब उन्होंने इजराइल का आयरन डोम, रॉकेट प्रूफ डोम, वॉर प्रूफ डोम, सुपर सिक्योरिटी डोम को पेनिट्रेट कर दिया था। जो वहां पेनिट्रेट कर सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी को एकदम तो उड़ नहीं जाती ना हवा में, डिजोल्व नहीं हो जाती है टेक्नोलॉजी। उसके साथ जो साइंटिस्ट हैं, जो रेडार साइंटिस्ट हैं, जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो तो है, उनको तो सेफ्टी कहीं ना कहीं पे रखा गया है कि जहां पे आप इजराइल ना उनको खत्म कर पाए। उनके जो टेक्निकल हमास का जो टेक्निकल कुवत है, उसको तो आपको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। तो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, उसको इजराइल के साइंटिस्ट कर रहे हैं, ईरान के लोग कर रहे हैं। और उसके बाद पर ही हम लोग कह सकते हैं कि हमास एक तरीके से, आप ये नहीं कह सकते कि कल परसों तरसों 100 दिन बाद आप इसका सत्यानाश कर देंगे। तो ये जो आपने जो कहा था कि इनकी टेक्नोलॉजी से इन्होंने दोबारा इजराइल का सर्वे किया वगैरह वगैरह, ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका, उनके सैटेलाइट्स, इजराइल, उसके सिक्योरिटी मेजर्स जो इंडिया खरीदता रहता है हर रोज, वो अपनी जगह हैं, मगर उनकी टक्कर में और शायद उनसे ज्यादा अच्छा ये भी साइंटिस्ट है जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना फ्यूचर इन्वॉल्व है। वो किसी सेल के लिए, किसी पेटेंट के लिए, किसी गोल्ड मेडल के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी आमदनी के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जील है, जिसका जील का मेरे को उर्दू और हिंदुस्तानी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहूं, उनका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है कि हम अपनी कौम को कैसे एक नई कुवत दे सकते हैं, उसको तो आप लोग और मैं और बाकी जो भी ऑब्जर्वर्स है, जो लिखते हैं बोलते हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट, CNN में, वो तो उस बात को मान ही रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल। एक मिनट आपको टोक रहा हूं, हाँ, ये आपको यूक्रेनियंस के बारे में कोई नहीं कहेगा कि यूक्रेन के साइंटिस्ट इस कर रहे हैं। यूक्रेन के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि वहां के जो एजुकेटेड क्लास है, टेक्नोलॉजिकल क्लास है, वो अब रशिया के ऊपर बॉम्ब डाल रहा है अपने नए सब लेवल नॉन टेक्नोलॉजिकल कैरियर्स को। अच्छा, आखिरी सवाल। भारत, अब देखिए, हमने इस 9 महीने में उन ग्रुप्स को, जिनको दुनिया के बहुत से मुल्क आज भी टेररिस्ट कह रहे हैं, हमास को और हिजबुल्लाह को मिसाल के तौर पर, और अमेरिका तो ईरान के IRGC को भी टेररिस्ट कह देती है, अपना शौक है उनको टेररिस्ट कहने का, अपने दुश्मनों को। लेकिन उन उन ग्रुप्स ने
जैसा कि आपने कहा कि साइंटिफिक उन्होंने इतना तरक्की कर ली है और इतनी ज़ील है उनके अंदर कि दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूती से 7 अक्टूबर को ही साबित कर दिया था। भारत इतना बड़ा मुल्क है और रीजनल पावर तो है ही और होना भी चाहिए। यहां आखिर कौन सा ऐसा मेंटल ब्लॉक है कि हम अपने आप को मजबूती से सीधी कमर करके किसी भी हालत में खड़ा नहीं कर पा रहे और हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, इजराइल की तरफ देखते हैं जिसकी अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरे की जमीन पर कब्जा किए हुए है। हम कहां गुम हो गए इस दुनिया में? इजराइल के लोग सारे जायनिस्ट नहीं है। जायनिज्म का हिंदुस्तान में एक वजूद कह सकते हैं आप, जिसको हम भाजपा आरएसएस कह सकते हैं। रिलीजियस नेशनलिज्म जो जायनिज्म की डेफिनेशन है, वो ही हिंदुस्तान में आजकल सरकार में है। उसकी कुवत बहुत कम हो गई है। इलेक्शन के बाद वो भी आए बाएं देख रहे हैं, कोalition पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जैसे नेतानियाहू, मगर जो उनका सोल है, उनका नुक्ते नजरिया है, वो जायनिस्ट ही है, वो आरएसएस संघ ही है। और उसको मेरा ख्याल है हमको क्लियर करना चाहिए कि संघ और संघ की सरकार, भाजपा की कोalition सरकार, मिस्टर मोदी की सरकार हिंदुस्तान को पूरी तरह डिफाइन आप नहीं कह सकते कि हम करते हैं। वो सरकार है, उसके अपने, उसकी जो सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना नुक्ता नजरिया है। वो इजराइल को देख रहे हैं एक इस्लामोफोबिक कॉन्टेक्स्ट में, कि इजराइल पड़ोसी देशों पर, फिलिस्तीनियों पर जो मुसलमान है, इस्लामी हैं, उनको कंट्रोल कर पा रहा है। ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये भारत के बाकी हिंदू नहीं मान रहे हैं, ये भारत के 244 पार्लियामेंटेरियंस नहीं मान रहे हैं, ये कई राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं। तो इसको हम एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पॉलिटिकल एलिट का इजराइल के साथ हमदर्दी मान सकते हैं। बाकी हम लोगों का कलेजा 7,000 बच्चों की मौत से हट चुका है बहुत दिन पहले, जैसे हमारा कलेजा यूक्रेन का और रशियन बच्चों की मौतों पर भी होता है, इजरायली बच्चों की मौतों पर भी होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमनिस्टिक आंख से इसको देख रहे हैं, इंसानियत की नजर से देख रहे हैं। और जो हमास की जीत की दुआ करते हैं, वो ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। वो किसी भी बुचर के साथ नहीं रह सकते, ये हम मान के चल रहे हैं। तभी हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं, तभी हम लोग अपने आप को शीशे में देखने की हिम्मत कर सकते हैं कि हम लोग हैवान नहीं बन गए हैं। ये मैं कहना मांगता था। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। आपने बहुत सी चीज़ें बताई, जिसमें ख़ास तौर पर ये कि हमास की जीत जो चाहने वाले लोग हैं, वो इंसानियत के नज़रिए की वजह से, और भारत की जो इस वक्त सरकार है आरएसएस बीजेपी की, मोदी सरकार, वो पूरे भारत की नुमाइंदगी नहीं करती। एक बड़ी तादाद है जो फिलिस्तीनियों के मजलूमों के साथ बाकायदा खड़ी है, और अमेरिका की घटती हुई ताकत के बारे में और नेतन्याहू के दिमाग में क्या कुछ घूम रहा है, वो सब आपने बताया। बहुत ही सटीक अंदाज में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि इन तजर्बात को एक जगह लाना ये अपने आप में एक काम है, और मैं इसीलिए ऐसे तजर्बेकार लोगों से, जर्नलिस्ट से बात करता हूं, ताकि आप तक नए ज़माने के वाक़यात को उन पूरी बैकग्राउंड के साथ आप समझ सकें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।